चलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोगों ने मैटर एक चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। मैटर ही अभी आपका चल रहा है, बहुत लंबा चलेगा अभी है, ज़्यादा भी नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा बस केमिकल क्लासिफिकेशन और देख लेंगे, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके थे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्लाज्मा क्या होते हैं, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती हैं। ये 5 स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे होती हैं, क्या होती हैं। जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच का जो स्थान, अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सॉलिड को हम लोग गर्म करना चाहें तो वो थोड़ा सा क्या होता है, फैलता है। और गैस के जो परमाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब हम उनको क्या देते हैं, थोड़ा सा तापमान प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पानी के केस में हम लोगों ने भी पढ़ लिया था, लिक्विड में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि जो लिक्विड होता है उसके द्रव्यमान में भी क्या आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। द्रव्यमान में नहीं, हम लोग बात कर सकते हैं, हाँ, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे दोनों हम लोगों ने बात करी थी, हम लोगों ने सॉलिड में देखा था, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन दोनों में देख लिया था हम लोगों ने। तो सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि जो भी चीज़ रहती है सॉलिड में, तो इसका जो शेप होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, और इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होगा, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लिक्विड के केस में हम लोगों ने देखा था कि इनका कोई शेप तो नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, आयतन उतना ही रहेगा, 1 लीटर पानी आप किसी और बर्तन में डालेंगे वो 1 लीटर ही रहता है, तो आयतन इसका फिक्स रहता है। लेकिन जब कभी भी हम लोग बात करें कि अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो थोड़ा चेंज होने लगता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा फैलना शुरू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फैलने लगता है। इसके अलावा इसको भी जब हम अगर टेम्परेचर देते हैं थोड़ा सा, तो आयतन में क्या आता है, हल्का सा बदलाव आता है। और इसमें देखा था हम लोगों ने कि जो गैस होता है उसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई इसका वॉल्यूम होता है, ना ही इसका कोई आयतन होता है। और तापमान देने पर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होंगे, आपके गैस के परमाणु होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एक प्लाज्मा। प्लाज्मा हम लोगों ने देखा था कि जब कभी गैस के हम लोग परमाणुओं को बहुत ज़्यादा अधिक क्या दे दें, तापमान देना शुरू कर दे, तो एक प्लाज्मा स्टेट आपको मिलती है। ये प्लाज्मा स्टेट होती क्या है, तो ये एक तरह का हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है, एक गर्म आयनीकृत गैस होती है। ठीक है, एक स्टेट और पढ़ी थी हम लोगों ने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जब कभी भी तापमान को हम बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, कितना कम कर दें, तो या तो हम 0 केल्विन तक लेकर के चले जाएं, या इसी को हम बोल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के चले जाते हैं, तो परमाणु क्या होते हैं, आपको अणुओं के समान दिखाई देते हैं और परमाणु गति करना बंद कर देते हैं, जिस अवस्था को क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कही जाती है। क्लियर है, इतना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हमको देखना है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि भाई जो भी मैटर की या जो भी आपके पदार्थ हैं उनकी अवस्थाओं में चेंज कैसे आता है। उसमें भी हम लोग टेम्परेचर को देख चुके थे कि भाई हम लोग जब तापमान देते हैं तो किसी भी अवस्था में चेंज कैसे आता है। हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन आता है वो कई कारकों की वजह से आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे यहाँ पर ये अवस्था में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, दाब और ताप। तो आपको मोस्टली 2 के बारे में पढ़ना है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। ये 2 में क्या होता है, चेंज आता है। तो यहाँ पर इन 2 की वजह से हम बोल सकते हैं, इन दोनों की वजह से क्या आता है, एक चेंज आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड होगा
और लिक्विड से क्या होगा, ये गैस होगा। अब ये जो चीज हो रहा है या तो वो टेम्परेचर की वजह से आ जाएगा या फिर वो प्रेशर की वजह से आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो यह आपको दो कारक पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग इनमें से एक कारक को हम लोग पढ़ चुके थे टेम्परेचर के बारे में। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कभी भी हम क्या होते हैं, दो बहुत सारे बीकर लेते हैं, उसको जब हम लोग एक बीकर को अगर जब हम गर्म करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने ये आइस क्यूब्स डाल करके रखे हैं। इन आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर है वो अभी -10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। -10 से ये कहाँ चला गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये बर्फ से किस में बदल चुका है, पानी में बदल चुका है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी अगर तापमान में कोई परिवर्तन आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट, या इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। जब कभी भी तापमान अगर समान रहे लेकिन पदार्थ की अवस्था में अगर चेंज आ जाए, यानी ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, आइस से वाटर में बदल रहा है, तो जो ऊष्मा आपने दी है वो तापमान के परिवर्तन में नहीं जा रही, वो किस में बदल रही है, पदार्थ की अवस्था को बदलने में काम आ रही है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये जो हीट होती है वो छुप जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ये क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा, या इसी को हम लोग बोल देते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, या बोल सकते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री से 100 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका पानी उबलना शुरू हो जाएगा और यह भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। और भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब टेम्परेचर दोनों का समान है तो ऊष्मा गई कहाँ, तो ऊष्मा कहाँ जा रही है, पदार्थ की अवस्था को चेंज करने में जा रही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना था क्या, प्रेशर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय गिविंग हीट इज स्पेसिफिक हीट, और व्हेन टेम्परेचर रिमेन सेम बट द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इट इज लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आइस से वाटर में बदलेगा तो ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाएगा, और वाटर से वेपर में बदलेंगे तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला तो देख लिया, पहला यानी द फर्स्ट कोज, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग पहला कारक, पहला कारक। तो पहला कारक हम लोगों ने देख लिया, वो क्या था, आपका टेम्परेचर, जिसकी वजह से पदार्थ की अवस्था में क्या आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, बट द प्रेशर इज कांस्टेंट। हाँ, अब यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की बात है कि पदार्थ की अवस्था में कोई चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तापमान की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर की बात की थी, क्या हमने यहाँ पर दाब की बात करी, नहीं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो प्रेशर हो रहा है आपका वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एक निश्चित है, ठीक है। एक ही प्रेशर रखा हुआ है, हम लोग प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या प्रेशर है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, जो भी आपका वायुमंडल का दाब है वो हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई पानी ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पानी लिया जिसका टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस है। ये 70 डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पानी है, ये जो पानी है उसकी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, क्या ये गैस है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग अगर बोलें कि ये जो है वो लिक्विड है स्टेट में है, ठीक है। लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रेशर है वो आपको नहीं पता है यहाँ पर कि आपका जो दाब है वो कितना है। हाँ, अगर आपको प्रेशर दिया है कि एक वायुमंडलीय दाब है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका पानी है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये 100% करेक्ट रहेगा, ये 100% आपका करेक्ट रहेगा।
लेकिन यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं दिया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पानी प्रेशर के केस में भी आप क्या कर सकते हैं। कैसे आप समझते हैं कि जो आप बोल सकते हैं हम लोग जो दाब है, तो वो उसको हम लोग जब हम कभी बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वायुमंडलीय दाब को जब हम कम कर दें या बढ़ा दें, तो कैसे पदार्थ की अवस्था में चेंज आ सकता है। ठीक है, क्यों चेंज आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बाय चेंजिंग द प्रेशर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आल्सो चेंजेस। कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब कभी भी आप किसी दाब में अगर कोई परिवर्तन लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पदार्थ की अवस्था में भी चेंज आता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो आपका तापमान है ना, वो आपका क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, एक नियतांक होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर जब कभी भी अगर आप टेम्परेचर को देखेंगे तब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी पदार्थ की अवस्था में चेंज आएगा। और अगर प्रेशर को देख रहे हैं कि प्रेशर यानी कि दाब की वजह से अगर पदार्थ की अवस्था में चेंज आ रहा है, तो वहाँ आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो आप पहाड़ों पर खाना बनाते हैं वो कैसा रह जाता है, कच्चा रह जाता है, अनकुक्ड रह जाता है। अब ये कैसे रह जाता है तो उसको समझो। जब अभी आप धरती पे रह रहे हैं, ठीक है, पहाड़ों पे चले जाएंगे तब भी आप धरती पे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ जो वायुमंडलीय दाब होगा वो थोड़ा सा बदल आएगा। कैसे बदल आएगा, यहाँ पर आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, तो यहाँ एक प्रेशर है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो हवाओं का जो दाब होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो हवाएं हैं उनको नीचे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो दाब जितनी गैस का लग रहा होगा वो गैस अब क्या हो जाएंगी, नीचे छूट जाएंगी, और पहाड़ों पर जाने पर ये जो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको जो प्रेशर लगेगा माउंटेन्स पर, वहां पर ये प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अभी इतना समझो कि जब हम धरती पर रहते हैं या हम लोग फ्लोर पे, यहाँ पर जब हम अपने घरों में खाना बनाएंगे, वहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो क्वथनांक है वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सभी को पता अच्छी तरह से। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब कभी आप पहाड़ पर जाएंगे तो ये जो पानी का क्वथनांक होगा ये 70 या 80 पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, तो हम लोग बात करें जब कभी भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, या पानी का नहीं बोलेंगे हम लोग, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट या किसी का भी क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, या जैसे ही हम अगर प्रेशर को कम करेंगे तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम यहाँ से एक चीज बना सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, जो दाब होता है वो क्वथनांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हम ये इतना समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउंटेन्स पर प्रेशर क्योंकि कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी अब आपका उबलेगा वो कितने पे उबल जाएगा, 70 या 80 पर ये उबल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी उबल रहा था वो उसके अंदर जो हीट होगी, इसके अंदर हीट जो आएगी, इसके अंदर जो ऊष्मा जाएगी वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बहुत अपने अंदर ऊष्मा को लेगा और खाने को ये पकाने का काम करेगा। पहाड़ों पर हम जैसे ही जाते हैं ये 80 डिग्री पे, 70 पे बॉईल होना शुरू हो जाएगा। अब ये जितनी हीट लेना चाह रहा था ये उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जो आपका खाना था वो क्या रहेगा, कच्चा रह जाएगा वहाँ पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो 80 पे बॉईल हो रहा है यहाँ पर तो खाना तो और जल्दी पक जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको जितनी ऊष्मा चाहिए थी, आप खाने को जितनी ऊष्मा देंगे उतनी जल्दी आपका खाना बन जाएगा। क्यों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है,
प्रेशर कुकर का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कैसे बढ़ता है, जब आप ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो किसी का भी क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी कि दाब उसका बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में बाहर निकलने के लिए गैस सिर्फ एक सीटी दी जाती है, जब प्रेशर अंदर गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब आपका सीटी बाहर निकलेगा। अब वो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बढ़ जाएगा आपका खाना क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही कम होगा वैसे ही क्या होता है, आपका खाना थोड़ा सा धीमे पकता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि पहाड़ों पर खाना कच्चा रह जाता है। कच्चे का मतलब ये है कि जितनी देर में हम धरती पे यहाँ पर हम लोग नॉर्मली खाना जब बनाते हैं, अगर पहाड़ों पे हम जाएंगे उतनी देर में आपका खाना नहीं बनेगा। उतनी देर का अगर हम टाइम सेट कर दें तो खाना आपका कच्चा रह जाएगा। हम दूसरा पॉइंट भी बोल सकते हैं कि पहाड़ों पर आपका जो खाना है वो बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, पहाड़ों पर खाना कच्चा क्यों रह जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, उदाहरण देखा। ठीक है, इसमें आगे समझने की आपको जरूरत है कि यहाँ पर क्या है, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। बस ये इतनी चीजें अब आपको क्या है समझने की जरूरत है कि प्रेशर और टेम्परेचर में हम लोगों ने पहला कारक क्या देख लिया, टेम्परेचर, और दूसरा हम लोगों ने देख लिया क्या, प्रेशर। ये दो कारकों की वजह से आपके पदार्थों की अवस्था में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में क्या आता है, चेंज आता है। अब हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट देखा था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखा था जो 70 या 80 पर ही पहुंच रहा था। यानी हम बोल सकते हैं कि 70 या 80 पर ही ये पानी जो था वो किस में बदलना शुरू हो गया है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें। तो पदार्थ की अवस्था में चेंज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। अब टेम्परेचर को आप अगर चेंज करना चाहें, अगर आप तापमान देकर के चेंज करना चाहें तो आप तापमान कितना देंगे, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस देंगे। ठीक है, कितने पर देंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देंगे। ठीक है, तब जब आपका क्या होगा, पानी से वेपर में ये बदलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया है तो यहाँ पर पदार्थ की अवस्था 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। टेम्परेचर के है। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम इसी को क्या दूसरा पॉइंट बोल रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे थे। ठीक है, दूसरा हम बोलें कि अगर जब हम किसी भी दाब को बढ़ाते हैं तो आपका जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। अब हम सबसे पहले टेम्परेचर को देख चुके हैं ऑलरेडी। प्रेशर को जब हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, और अल्टीमेटली जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो पदार्थ की अवस्था में क्या आता है, चेंज आता है। इतना क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो तो अब हम लोग, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं द्रव्य की, ये कितनी अवस्थाएं में चेंज होता है, उनमें हम लोग 8 प्रोसेस देखेंगे, 8 प्रक्रियाएं देखेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं लिखी होंगी, हम लोग फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सबको अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों ने नहीं सुनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, आयनाइजेशन हो गया, डी आयनाइजेशन हो गया, हिमीकरण, संघनन, कंडेंसेशन। ये सब क्या होता है कि जो भी 8 प्रोसेस है, 8 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, किसकी प्रक्रियाएं हैं ये, फिजिकल ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रहा है। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को कुछ तो बोला जाता होगा। ठीक है, तो क्या बोला जाता है वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब आप देख लो यहाँ पर कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। एक तो होता है मेल्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रगलन या गलन भी बोलेंगे आप इसको। दूसरा है इवापोरेशन, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है। कंडेंसेशन, संघनन क्या कहलाता है, फ्रीजिंग क्या कहलाता है, सब्लिमेशन क्या कहलाता है, डिपोजिशन क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन क्या कहलाता है, और डी आयोनाइजेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है यहाँ पर। आप देख लीजिए, देखो सबसे पहले मेल्टिंग की बात करें तो मेल्टिंग आपको पता होगा अच्छी तरह से कि सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड में बदलती है, कोई चीज ठोस से द्रव में या तरल अवस्था में आती है, इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में बदलना। जब कोई पदार्थ
तरल अवस्था से गैस अवस्था में जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा कंडेंसेशन क्या कहलाता है, ठीक है, तो कोई चीज गैस से लिक्विड में आती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संघनन कहेंगे। ये सबसे अच्छा आप कहाँ देख सकते हैं, बादल में देख सकते हैं। जो भी आपके बादल होते हैं वो एक तरह से गैस होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू करते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और वो गैस से किस में बदल जाते हैं, पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और फिर ये बारिश होती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो संघनन क्या कहलाता है, लिक्विड, गैस से लिक्विड में बदलना। दूसरा अगर बात करें फ्रीजिंग, फ्रीजिंग सबको पता है, लिक्विड से सॉलिड में बदलना क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। नॉर्मली सी बात है, आप पानी जो है वो आप फ्रीजर में आइस क्यूब्स जमा लेते हैं तो लिक्विड से काय में बदल रहा है, सॉलिड में बदल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या है, ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या है, जब कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट जब गैस में बदल जाए वो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वापातन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब कोई पदार्थ आपका सॉलिड से तरल अवस्था में ना जाकर के डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाए, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या हो रहा है, तो जब कोई पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है, ये तरल अवस्था में ना आकर के डायरेक्ट किस में आ जाए, ये सॉलिड अवस्था में आ जाए, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आयोनाइजेशन क्या होता है, तो आयोनाइजेशन हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी गैस से को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, गैस को जब हम बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो ये किस अवस्था में चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। तो गैस से प्लाज्मा बनने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आयोनाइजेशन, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, एक गर्म आयनीकृत गैस होती है, हॉट आयनाइज्ड गैस होती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, आयनीकरण बोलेंगे या आयोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब डी आयनाइजेशन क्या होता है, इसको आप उल्टा कर दो, प्लाज्मा से जब कोई गैस में बदलेगा तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डी आयनाइजेशन। यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां से देखो ये पूरा डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो ये क्या कहला रहा है, ये सॉलिड अवस्था की कोई चीज है, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर वस्तु है सॉलिड, जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा इसको मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड से जब ये गैस में जाएगा इसको वेपराइजेशन बोलेंगे, इवापोरेशन बोल सकते हैं या वाष्पीकरण बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे गलन या प्रगलन, इसको बोलेंगे हम लोग वाष्पीकरण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पीकरण। गैस से जब ये प्लाज्मा में आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग आयनीकरण, ठीक है। प्लाज्मा से ये वापस गैस में जब आता है तो इसको हम लोग डी आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में भी इसी को याद रखें, आयनाइजेशन या डी आयनाइजेशन, क्योंकि यही लिखा जाता है। दूसरा, अगर गैस से लिक्विड में अगर हम बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग संघनन, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा देखें कि लिक्विड को जब हम सॉलिड में बदलेंगे, अगर कोई पदार्थ लिक्विड से सॉलिड में बदलता है, तरल से ठोस में बदलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलेंगे या हिमीकरण बोलेंगे, या इसी को आप जमना बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई चीज जब जम जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। बहुत छोटा सी चीज है यहाँ पर, ये ज्यादा समझने जैसा नहीं है। अब इसके अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, यानी कि जब आप क्या है, बर्फ को पिघलाते हैं और जब वो पानी में बदलता है तो ये एक क्या है, मेल्टिंग है, ठीक है। पानी को जब आप उबालते हैं आम, तो वो भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ये आपका वेपराइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। गैस से प्लाज्मा में आयनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया कि जब गैस होती है, बहुत सारी गैस आपके एटमॉस्फेयर में होती हैं और वो किस में बदल जाती है, स्टार्स में बदल जाती हैं, बड़े बड़े तारों में बदल जाती है। अब ये जो तारे होते हैं जितने भी, वो किस स्टेट में होते हैं, इस प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन कहलाएगी।
ठीक है। और जब स्टार क्या होते हैं, थोड़े से अगर ठंडा शुरू हो जाए तो वो वापस किस में बदलना शुरू होते हैं, इस गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डीआयनाइजेशन। गैस से लिक्विड में बदलना संघनन कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने बता दिया, क्लाउड्स होते हैं या बादल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिक्विड से हम लोग सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये फ्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो जब पानी को हम क्या करेंगे, जमा देंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग बोलेंगे। अब एक चीज बाकी रह रही है यहाँ पर, अगर हम क्या बात करें, सॉलिड से लिक्विड ना बन करके डायरेक्ट ये गैस में बदल जाए, यही एक चीज बच रहा था। सॉलिड से अगर ये गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे, सब्लिमेशन बोल रहे थे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वापातन, ठीक है यहां तक। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैम्फर, कैम्फर, ठीक है, कपूर। तो कपूर को जब आपने जलाया होगा तो वो लिक्विड में नहीं बदलता, वो किस में बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब वो जो गैस है आपकी, अगर आप उसको वापस से पकड़ करके उसको ठंडा कर देंगे तो वो वापस से किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर गैस से क्या हो जाता है, डायरेक्ट अगर वो सॉलिड में बन जाए तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी पिछली क्लास में, ये वाली जो चीजें हैं ये वाले। तो इसमें डिपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। चलो, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, अब यहां तक आपका जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ने, याद करो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैटर पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने, ठीक है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, मैटर को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ये मैटर चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि जब कभी भी मैटर होता क्या है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छी तरह से देख ली थी। घनत्व क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ जो पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग भौतिक रूप में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। और कुछ पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक तरीके से क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। हम बोलें कि कुछ मैटर फिजिकली क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है, और कुछ क्या किए गए हैं, केमिकली क्लासिफाई किए गए हैं। तो आप फिजिकल तौर पे और केमिकल तौर पे दोनों तरह के पदार्थ देख सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि फिजिकल तौर पर जो पदार्थ होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, इसके अलावा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं। तो हम लोगों ने ये फिजिकल तौर पर जितने भी पदार्थ थे या कैसे कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, ये सब हम अच्छे से देख लिया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों अभी बाकी है क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बस यहीं पर आपको पढ़ना है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ना है आपको एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, तत्व क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, कंपाउंड कितने तरह से होते हैं, एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। तो इन भागों में कैसे डिवाइड किया गया है वो हम क्या पढ़ेंगे, अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास याद रखना है कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।